हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर वंडरफुल एंड एब्सोल्युटली फाइन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के इस सेकेंड वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन अ वेरी वेरी इजी मैनर। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो लास्ट ईयर 9th स्टैंडर्ड में हमने सीखा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि ये कहता है the total mass of each of the element in the reactant is same as the total mass of each of the respective element in the product। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि किसी भी एलिमेंट का मास जितना रिएक्टेंट में होता है उतना ही उसके प्रोडक्ट में होता है। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एलिमेंट दिए होते हैं उनके जितने एटम्स रिएक्टेंट में हमें दिखाई देते हैं उतने ही एटम्स हमें प्रोडक्ट में भी दिखाई देने चाहिए। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है तो वो एक अनबैलेंस इक्वेशन है। और ऐसे ही अनबैलेंस इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है यही हम आज सीखने वाले हैं। तो चलिए हम पहला एग्जांपल लेते हैं जो कि बहुत ही सिंपल है। वो है H2S2O7 प्लस H2O, इट फॉर्म्स H2SO4। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसमें जो एलिमेंट्स है उनमें नंबर ऑफ एटम्स कितने वो गिनकर लिखना है। तो यहाँ हम लिखेंगे रिएक्टेंट एंड इधर लिखेंगे हम प्रोडक्ट। तो जब भी आप एलिमेंट्स लिखते हैं उनके सिंबल्स जब लिखते हैं तो एक इजी ये प्रोसेस आपके लिए हो जाए, इसलिए आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि सबसे पहले अगर उस रिएक्शन में कोई मेटल्स है तो उन्हें पहले लिख दीजिए, उसके बाद नॉन मेटल्स को लिखिए, और नॉन मेटल्स के बाद अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो पहले ऑक्सीजन को लिखिए फिर हाइड्रोजन को लिखिए। अगर इस सीक्वेंस को आप फॉलो करते हैं तो बैलेंसिंग बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। तो चलिए हम देखते हैं कि रिएक्टेंट में हमें दिखाई दे रहे हैं हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। सबसे पहले हम लिखेंगे सल्फर, देन ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन। यही चीज हमें प्रोडक्ट में भी दिखाई दे रही है तो हम यहाँ भी लिख देंगे। अब हम देखेंगे कि ये जो रिएक्टेंट है उसमें सल्फर के कितने एटम है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सल्फर के 2 एटम्स है तो यहाँ हमने 2 लिख दिया। ऑक्सीजन के अगर देखें तो यहाँ 7 है और यहाँ 1 है तो 7 + 1 यहाँ हो गया 8। और रही बात हाइड्रोजन की तो यहाँ 2 एटम्स है, यहाँ भी 2 एटम्स है तो 2 + 2 टोटल हो गए 4। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो सल्फर का यहाँ 1 एटम है। अगर ऑक्सीजन को देखें तो हमें ऑक्सीजन के यहाँ 4 एटम्स दिखाई दे रहे हैं और हाइड्रोजन के हमें यहाँ 2 एटम्स दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम सल्फर को देखेंगे तो सल्फर के जो एटम्स है वो बैलेंस नहीं है। तो रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में 1 है, प्रोडक्ट में कम है, इसे हमें 2 बना देना है। मतलब हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ प्रोडक्ट में हम 2 लिखेंगे। एक चीज यहाँ ध्यान रखनी कि अगर हमें सल्फर को बैलेंस करना है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें सल्फर के बेस में इस तरह से 2 लिखना है, क्योंकि अगर हम सल्फर के बेस में 2 लिख देते हैं तो ये टोटल जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो ही चेंज हो जाएगा। हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को बिना चेंज किए उसे बैलेंस करना है और इसलिए हमें यहाँ 2 लिखना होगा, ना कि यहाँ 2 लिखना होगा, इसलिए हमने यहाँ 2 लिख दिया। अब जब हमने यहाँ 2 लिख दिया तो हमें फिर से अब एटम्स को गिनना पड़ेगा, क्योंकि अब फिर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है उसके एटम्स चेंज हो चुके हैं। तो रिएक्टेंट में तो कोई चेंज किया नहीं हमने। प्रोडक्ट में अगर देखें तो ऑक्सीजन जो है वो 4 और ये 2, मतलब 4 × 2 = 8, तो यहाँ जो है वो 8 हो चुका है। और हाइड्रोजन जो है यहाँ 2 मतलब 2 × 2 = 4, तो यहाँ अभी 2 न रह के 4 हो चुका है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन अब बैलेंस हो गया, उसी तरह से हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया है। मतलब रिएक्टेंट में जितना सल्फर है उतना ही प्रोडक्ट में भी है, रिएक्टेंट में जितना ऑक्सीजन है उतना ही प्रोडक्ट में भी है, रिएक्टेंट में जितने हाइड्रोजन के एटम है उतने ही प्रोडक्ट में भी है। तो ये रिएक्शन जो है, ये इक्वेशन जो है वो अब पूरी तरह से बैलेंस हो चुका है। चलिए अब सेकंड रिएक्शन देखते हैं। तो सेकंड रिएक्शन है SO2 + H2S, इट फॉर्म्स S + H2O। तो इसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है
उसके जो एलिमेंट्स है वो हमने लिख दिए हैं, सल्फर ऑक्सीजन हाइड्रोजन, सल्फर ऑक्सीजन हाइड्रोजन। चलिए रिएक्टेंट को चेक करते हैं कि इसमें सल्फर के एटम्स कितने हैं। तो यहाँ 1 और यहाँ 1 मतलब टोटल 2 एटम है। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ 2 एटम्स हमें दिखाई दे रहे हैं और हाइड्रोजन के भी यहाँ 2 एटम्स हैं। प्रोडक्ट में अगर हम देखें तो सल्फर का 1 एटम है, ऑक्सीजन का भी 1 एटम है और हाइड्रोजन की जो है 2 एटम है। सबसे पहले हम सल्फर के एटम्स को बैलेंस करेंगे। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, इसलिए हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2। तो यहाँ सिंपली प्रोडक्ट के साथ हमें 2 लिख देना है। ये अकेला है इसलिए बाकी किसी प्रोडक्ट पर इसका इफेक्ट नहीं पड़ा है। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, इसलिए सिंपली हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ आ जाएगा 2। तो हमें यहाँ ऑक्सीजन जो है वो H2O में है, इसलिए हमें उसके आगे लगा देना पड़ेगा 2। यहाँ H2O2 नहीं लिखना है, H2O के आगे 2 लगाना है, जिसकी वजह से क्या होगा कि हाइड्रोजन के जो एटम्स है वो अब बढ़ जाएंगे। तो हाइड्रोजन के जो एटम्स है वो पहले 2 थे लेकिन अब हो चुके हैं 4। लेकिन अगर हम रिएक्टेंट में देखें तो यहाँ 2 ही एटम है, इसलिए अब हमें यहाँ रिएक्टेंट में चेंज करना पड़ेगा। तो हम इसे 2 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ बन जाएगा 4। 2 2 जा 4, इसलिए हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 2 जा हो गया है 4। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि यहाँ अगर हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने जाते हैं तो सल्फर जो है उसके एटम पर भी इफेक्ट पड़ेगा। सल्फर के एटम अब यहाँ इंक्रीज हो जाएंगे। तो सल्फर के एटम जो है वो यहाँ 1 है और यहाँ 2, मतलब 2 + 1, यहाँ अब एटम हो चुके हैं 3, जबकि प्रोडक्ट में एटम है 2। तो अब हमें सिंपली क्या करना है कि ये 2 की जगह पर अब हमें 3 लिख देना है, मतलब यहाँ से 2 हटा के 3 लिख देंगे। अब ये अकेला है तो बाकी किसी प्रोडक्ट के एटम पर इसका असर नहीं पड़ेगा। अब हम देख सकते हैं कि जितने सल्फर के एटम इधर है उतने ही इधर है। यहाँ सल्फर 3 है तो यहाँ भी 3 है। ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है, और हाइड्रोजन जो है इधर 2 2 जा 4 है, इधर भी 2 2 जा 4 है। तो इस तरह से अब ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो चुकी है। नेक्स्ट रिएक्शन है दोस्तों Ag + HCl, इट फॉर्म्स AgCl प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, प्लस H2 गैस यहाँ तैयार होती है। तो चलिए इस इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एलिमेंट्स लिख लेंगे जो यहाँ हमें दिखाई दे रहे हैं, Ag, देन Cl नॉन मेटल, Ag मेटल, नॉन मेटल, एंड देन हाइड्रोजन। इधर भी हम लिख देंगे Ag, देन Cl, देन हाइड्रोजन। हमने कहा था कि पहले हम मेटल लिखेंगे फिर नॉन मेटल लिखेंगे, फिर अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को लिखेंगे और लास्ट में हाइड्रोजन को लिखेंगे। तो यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, डायरेक्ट हमने हाइड्रोजन लिख दिया। अब हम एटम्स को कैलकुलेट करते हैं। Ag रिएक्टेंट में हमें उसके एटम्स दिख रहे हैं 1, उसके बाद क्लोरीन जो है उसका भी एटम है 1 और हाइड्रोजन का भी एटम है 1। अगर हम प्रोडक्ट में देखें तो Ag 1 ही है, क्लोरीन भी 1 है, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो है 2। तो यहाँ Ag को तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, क्लोरीन को भी बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन जो है उसे बैलेंस करना होगा। तो यहाँ सिंपली हम 2 लगा देंगे। 2 लगाने के बाद यहाँ हमें 2 लिखना होगा, लेकिन इससे क्या होगा कि जो क्लोरीन है उसके एटम्स भी बढ़ जाएंगे। तो अब क्लोरीन जो कि 1 था अब यहाँ हो चुका है 2। अब क्लोरीन यहाँ 2 हो चुका है तो हमें उसे प्रोडक्ट में बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ 1 है तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे क्लोरीन है इसलिए हम यहाँ प्रीफिक्स लगा देंगे 2। लेकिन चूंकि हमने यहाँ लगा दिया तो अब Ag के ऊपर भी इसका असर पड़ गया। Ag के एटम पहले 1 थे प्रोडक्ट में, लेकिन अब हो चुके हैं 2, और अब इसे हमें यहाँ बैलेंस करना पड़ेगा रिएक्टेंट में। तो यहाँ 1 है तो अब इसे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ आ जाएगा 2। तो यहाँ हम प्रीफिक्स लगा देंगे 2। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अब ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। Ag के यहाँ 2 एटम है, यहाँ भी 2 है। उसके बाद क्लोरीन की बात करें तो यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, और अगर हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ 2 है, इधर भी 2 है। तो अब ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुकी है। नेक्स्ट इक्वेशन है दोस्तों H2SO4 + NaOH, इट फॉर्म्स Na2SO4 + H2O। इसमें रिएक्टेंट में जो एलिमेंट है वो है, सबसे पहले हम मेटल को लिखेंगे, मेटल है सोडियम। देन हम नॉन मेटल को लिखेंगे जो कि है सल्फर।
उसके बाद हम लिखेंगे ऑक्सीजन और उसके बाद हम लिखेंगे लास्ट में हाइड्रोजन। यही सारे एलिमेंट्स हमें प्रोडक्ट में भी दिखाई देते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ सोडियम, देन सल्फर, देन ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन। चलिए अब जो रिएक्टेंट है उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले सोडियम का यहाँ हमें 1 एटम दिखाई दे रहा है, तो यहाँ लिख देंगे 1। देन यस तो हमें 1 ही दिखाई दे रहा है, तो यहाँ लिख देंगे 1। ऑक्सीजन जो है यहाँ 4 है और यहाँ फिर से एक 1 है, तो 4 + 1 टोटल हो गए 5। देन हाइड्रोजन जो है यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो टोटल हो गए 3। ठीक इसी तरह प्रोडक्ट में भी हम एटम्स को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ सोडियम के एटम हमें दिखाई दे रहे हैं 2, सल्फर का जो एटम है वो है 1, ऑक्सीजन जो है वो 4 + 1 मतलब टोटल 5 और हाइड्रोजन जो है वो है 2। तो सबसे पहले हमें सोडियम को यहाँ बैलेंस करना पड़ेगा। रिएक्टेंट में कम है, 1 था, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2। यहाँ सोडियम दिखाई दे रहा है तो यहाँ आ जाएगा 2। लेकिन इसकी वजह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के एटम पर असर पड़ेगा। तो ऑक्सीजन के जो एटम है वो हम देख सकते हैं कि यहाँ 4 + 2 मतलब टोटल जो है पहले 5 थे तो अब हो चुके हैं 6। नेक्स्ट अगर हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो यहाँ 2 प्लस यहाँ 2, इस तरह से 2 + 2 जो हो गया है अब 4। सल्फर ऑलरेडी बैलेंस है, इसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं। अब अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ 5 है, यहाँ 6 है। ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा इस 5 को 6 बनाना। तो 5 को 6 बनाना इतना इजी नहीं है, इसलिए फिलहाल हम इसे यहीं छोड़ देते हैं, हाइड्रोजन पर जाते हैं। ठीक है, यहाँ आप समझ रहे कि यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ कम है, इसे ज्यादा बनाना है, 6 बनाना है, लेकिन 5 को हम कुछ मल्टीप्लाई करके 6 अभी इतने इजीली नहीं बना सकते हैं, इसलिए फिलहाल हम इसे ड्रॉप करेंगे। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे हाइड्रोजन की ओर। तो हाइड्रोजन यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो सिंपली प्रोडक्ट में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ हो जाएगा 4, इसलिए हम इस प्रोडक्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर देते। तो ये जो प्रोडक्ट है उसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जिसकी वजह से एटम हो जाएंगे 4। 2 से मल्टीप्लाई करने पर एटम्स टोटल कितने हो जाएंगे 4, हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे 4। अब हम देख सकते हैं कि इस वजह से क्या हो गया कि जो ऑक्सीजन के एटम है उस पर भी असर पड़ेगा। ऑक्सीजन के एटम यहाँ 4 थे और यहाँ 2 है, मतलब टोटल 6 हो गए हैं, मतलब ये ऑलरेडी हाइड्रोजन के साथ साथ बैलेंस हो गया है। इसलिए अब ये टोटल इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो चुका है। जितने एटम्स हमें इधर दिख रहे हैं रिएक्टेंट में उतने ही प्रोडक्ट में भी हैं। नेक्स्ट एक स्पेशल रिएक्शन है जो कि है N2 + H2 इट फॉर्म्स NH3। तो इसमें रिएक्टेंट में हम देखें तो हमें दिखाई दे रहा है नाइट्रोजन देन हाइड्रोजन, इधर भी है नाइट्रोजन देन हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन के जो एटम्स है वो 2 है, हाइड्रोजन के भी 2 है। अगर प्रोडक्ट की बात करें तो नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन 3 है। सबसे पहले हम नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे, इधर 2 है इधर 1 है, इसलिए सिंपली इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ हम लिख देंगे 2। लेकिन इसकी वजह से जो हाइड्रोजन है उसके एटम्स अब बढ़ रहे हैं। हाइड्रोजन के एटम्स हो गए हैं 2 × 3 = 6, पहले 3 थे अब हो चुके हैं 6। अब इसके लिए हमें यहाँ रिएक्टेंट में चेंजेस करने पड़ेंगे, इधर 6 है इधर 2 है, तो सिंपली इस 2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ बन जाएगा 6। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 6, इसलिए यहाँ हमने लिख दिया 3, मतलब 3 × 2 = 6। अब हम देख सकते हैं कि नाइट्रोजन इधर 2 है इधर भी 2 है, हाइड्रोजन इधर 6 है इधर भी 6 है, तो ये रिएक्शन अब बैलेंस हो चुकी है। एक और रिएक्शन देखते हैं दोस्तों, जो है CaCl2 + H2SO4 इट फॉर्म्स CaSO4 + HCl। तो इसमें हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें एलिमेंट दिखाई दे रहा है Ca कैल्शियम, उसके बाद हम लिखेंगे सल्फर, उसके बाद लिखेंगे हम हैलोजन जो कि है क्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन और लास्ट में लिखेंगे हाइड्रोजन। यही सारी चीजें प्रोडक्ट में भी है, तो CaS Cl O and H। अब एलिमेंट्स के जो एटम है उसे काउंट करते हैं। Ca यहाँ 1 है तो लिख दिया 1, S जो है वो भी 1 है, Cl जो है वो 2 है, O 4 है,
और H2 है। इधर भी Ca 1 है, S 1 है, Cl भी 1 है, O4 है और H 1 है। तो Ca तो बैलेंस है, S भी बैलेंस है। क्लोरीन, क्लोरीन की बात करें तो इधर 2 है, इधर 1 है, इसलिए इधर बैलेंस करना पड़ेगा। 1 है, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गए 2। यहाँ क्लोरीन दिखाई दे रहा है तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से। लेकिन इससे हाइड्रोजन जो है उसके एटम्स चेंज हो जाएंगे। हाइड्रोजन का एटम पहले प्रोडक्ट में 1 था, अब हो गया है 2। ठीक है, ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस है और उसकी वजह से अब हाइड्रोजन भी अब बैलेंस हो चुका है। मतलब हमें अब कुछ ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तो बहुत ही सिंपल था, दिखने में इक्वेशन बड़ा दिख रहा है लेकिन इसे बैलेंस करना बहुत ही आसान है। नेक्स्ट इक्वेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, चलिए देखते हैं। BaOH2 प्लस HBr इट फॉर्म्स BaBr2 प्लस H2O। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एलिमेंट्स लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम Ba, देन Br, उसके बाद लिखेंगे हम ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन। इधर भी लिख लेते हैं Ba, Br, ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन। Ba के नंबर ऑफ एटम्स है 1, देन Br के एटम्स भी है 1, उसके बाद ऑक्सीजन जो है वो ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा है, मतलब ऑक्सीजन भी है 2 और हाइड्रोजन है यहाँ 2, यहाँ 1, मतलब टोटल हो गए 3। इधर अगर हम देखें तो Ba के एटम है 1, Br के है 2 और ऑक्सीजन का है 1 एंड हाइड्रोजन का है 2। राइट, अब Ba तो है बैलेंस, Br की अगर बात करें, ब्रोमीन की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट में 2 है और इधर रिएक्टेंट में 1 है। तो सिंपली इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ हमें दिख रहा है Br, तो इसे हम प्रीफिक्स लगा देंगे 2 का। अब इसकी वजह से क्या होगा कि जो हाइड्रोजन है उसके नंबर ऑफ एटम्स बढ़ जाएंगे। पहले जो थे वो 3 थे लेकिन अब हो जाएंगे 2 प्लस ये 2, 2 प्लस 2 4, तो अब ये हो चुके हैं 4। चलिए अब ऑक्सीजन को अगर देखें तो इधर 2 है, इधर 1 है, तो सिंपली जिधर 1 है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा। ऑक्सीजन हमें यहाँ दिखाई दे रहा है इसलिए हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन इससे क्या होगा कि फिर से हाइड्रोजन के जो एटम्स है वो बढ़ जाएंगे। तो हाइड्रोजन के एटम्स पहले 2 थे, अब हो चुके हैं 2 इंटू 2 4, तो यहाँ हो चुका है ये 4, मतलब ऑलरेडी ये बैलेंस हो गया है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जितने एलिमेंट्स के एटम हमें रिएक्टेंट में दिख रहे हैं सेम उतने ही हमें प्रोडक्ट में दिखाई दे रहे हैं। तो अब ये इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन है। 8वें नंबर की रिएक्शन है दोस्तों KCN प्लस H2SO4 इट फॉर्म्स K2SO4 प्लस HCN। अब इसमें दोस्तों ये जो KCN है, पोटेशियम साइनाइड इसका नाम है, तो इसमें ये जो CN है ये एक ग्रुप में है, मतलब हमें यहाँ कार्बन अलग नाइट्रोजन अलग ऐसे नहीं लेना है। इसमें यहाँ जो CN है वो एक्चुअली कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड के साथ तैयार हुआ एक ग्रुप है जिसे हम कहते हैं साइनो ग्रुप, वो है पोटेशियम साइनाइड। तो इसलिए हमें इस ग्रुप को एक साथ लिखना है। तो रिएक्टेंट में हम लिखेंगे सबसे पहले पोटेशियम, देन हम लिखेंगे सल्फर, फिर हम लिख देंगे ये साइनो ग्रुप और क्या रह गया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक इसी तरह हम यहाँ भी लिख देंगे KSCNO एंड हाइड्रोजन। अब यहाँ हम देखते हैं तो हमें दिखाई दे रहा है कि पोटेशियम का एटम 1 है, उसके बाद सल्फर जो है वो भी 1 है, साइनो ग्रुप भी 1 है, ऑक्सीजन जो है वो हमें यहाँ 4 दिखाई दे रहा है और हाइड्रोजन जो है वो 2 है। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो K जो है वो हमें 2 एटम्स दिखाई दे रहे हैं, यस के 1 एटम है, उसके बाद ये जो CN ग्रुप है वो भी 1 है और ऑक्सीजन के जो है वो 4 एटम है और हाइड्रोजन जो है उसका भी 1 एटम है। सबसे पहले हम पोटेशियम को बैलेंस कर लेते हैं। इधर प्रोडक्ट में 2 है, रिएक्टेंट पे 1 है, तो सिंपली रिएक्टेंट में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पोटेशियम को बैलेंस कर देंगे।
उसके वजह से जो ये CN ग्रुप है उस पर असर पड़ रहा है और ये जो हो रहे हैं 2 एटम, ठीक है, यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब सल्फर जो है वो बैलेंस है ऑलरेडी, लेकिन ये जो CN ग्रुप है इधर रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में 1 है, इसलिए हमें यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्रोडक्ट में। तो यहाँ हमें CN ग्रुप दिख रहा है इसलिए हम प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हाइड्रोजन है उसके एटम्स इंक्रीज हो रहे हैं, पहले 1 था अब हो गया है 2, तो यहाँ पे हम चेंजेस कर देंगे 2। अब ऑक्सीजन तो ऑलरेडी बैलेंस है और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो चुका है। तो इस तरह से ये रिएक्शन अब जो है बैलेंस इक्वेशन के फॉर्म में लिखी गई है। प्रैक्टिस के लिए एक और लास्ट इक्वेशन हम देखते हैं दोस्तों, जो कि है CH4 प्लस O2 इट फॉर्म CO2 प्लस H2O। तो इसमें हम देख सकते हैं कि सबसे पहले जो नॉन मेटल कार्बन यहाँ पे दिया हुआ है, फिर ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, इधर भी है COH। तो कार्बन की जो एटम है वो यहाँ 1 है, ऑक्सीजन के 2 है, हाइड्रोजन के 4 है, ठीक। इधर कार्बन जो है उसके एटम 1 है, ऑक्सीजन के जो है यहाँ 2 और यहाँ 1, मतलब टोटल 3 हो गए, और हाइड्रोजन जो है उसका 2 है। कार्बन तो ऑलरेडी बैलेंस है। अब ऑक्सीजन को अगर हम देखें तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, लेकिन 2 को 3 बनाना पॉसिबल नहीं है, किसी तरह के मल्टीप्लिकेशन से इजीली पॉसिबल नहीं, इसलिए फिलहाल हम इसे यहाँ छोड़ देंगे, हम बढ़ेंगे हाइड्रोजन की ओर। तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 4 है और प्रोडक्ट में 2 है, तो इसे सिंपली हम 2 से मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो ये बड़ी इजीली बैलेंस हो जाएगा। तो हम प्रोडक्ट में देख सकते हैं यहाँ हमें हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ 4 हो गया और इधर भी 4 है। अब इसकी वजह से ऑक्सीजन के एटम्स पर भी इफेक्ट पड़ा है। ऑक्सीजन के एटम्स जो है वो अब यहाँ 2 और यहाँ 2, मतलब टोटल जो है वो अब हो चुके हैं 4। अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, तो सिंपली ये जो एटम्स है उसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 4। तो यहाँ ऑक्सीजन जो है उसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम देख सकते हैं कार्बन यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ 2 2 जा 4 है, यहाँ ये 2 और इधर ये 2, मतलब टोटल 4 हो गए, ये भी बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर भी 2 2 जा 4 है, मतलब अब ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। तो आई होप दोस्तों आपको अब ये बैलेंसिंग जो है वो बहुत आसान लग रही होगी, इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए और इसके जो रूल्स है उसे समझ लीजिए। चाहे तो एक बार फिर इस वीडियो को और भी ज्यादा ध्यान से देखिए। बस याद रखना है कि जब भी आप इक्वेशन को बैलेंस करें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं करना है। हमें जो नंबर ऑफ एटम्स के लिए हम जो नंबर लिख रहे हैं वो हमें प्रीफिक्स में लिखना है, ना कि सफिक्स में लिखना है। तो ये थी कुछ सिंपल स्टेप्स दोस्तों इक्वेशन को बैलेंस करने की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई आपके लिए वीडियो बनाऊं तो आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक अमेजिंग वीडियो के साथ इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।